हाँ जी बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने AS2 के कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लिया था। सारे कॉन्सेप्ट को हमने बढ़िया तरीके से कवर किया था। आज मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे किए हैं जिसमें पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जो मेरी नज़र में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं AS2 के हिसाब से। वो मैं आप सबको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं इस सेशन में। आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूं। और बेटा ये जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर जाना। ठीक, चलो जी देखो। पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या? बेटा देखो MCQ में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो किसी भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, भले ही वो बहुत आसान हो बहुत मुश्किल हो, तो किसी भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। द कंपनी डील्स इन 3 प्रोडक्ट ABC which are neither similar nor interchangeable. At the time of closing of its account for the year 2014-15, the historical cost and net realizable value of the item of closing stock are determined as follow. ABC हिस्टोरिकल कॉस्ट है 40, 32, 16। नेट रिलाइजेबल वैल्यू है 28, 32, 24। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जब डिफरेंट टाइप के आइटम्स आपके पास हैं और जो वो ना तो सिमिलर हैं ना ही इंटरचेंजेबल हैं, तो हम आइटम को, हर आइटम को हम अलग अलग वैल्यू करेंगे, यानी सेपरेटली वैल्यू करेंगे। तो यहां पर देखिए 40 और 28, ए को हम देखेंगे 40 और 28 में जो लोअर है तो NRV लोअर है, तो 28 पर वैल्यू होगा। बी में 32, 32 एक ही बात है, और सी में 16 और 24, तो 16 लोअर है, ये टोटल हो जाएगा 76। दिस इज योर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। आंसर कैसे लिखना है? एज पर AS2 इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। और फिर आप बोलोगे कि व्हेन द आइटम आर नाइदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल देन ईच आइटम शुड बी कंपेयर्ड इंडिविजुअली या सेपरेटली। और फिर एक स्टेटमेंट बनाकर आपको ये दिखाना है, देखो इस तरीके से। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था एक। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक्सन कंपनी लिमिटेड परचेज गुड्स एट द कॉस्ट ऑफ ₹40 लाख इन अक्टूबर 2014 टिल मार्च 2015 75% ऑफ द स्टॉक वर सोल्ड। इसका मतलब 25% बचा हुआ है। द कंपनी वांट टू डिस्क्लोज। अब देखो आपने 40 लाख का परचेज किया था, 25% उसका बचा हुआ है, तो कितने की कॉस्ट का बचा हुआ है? 10 लाख का। ठीक है ना। द कंपनी वांट टू डिस्क्लोज द क्लोजिंग स्टॉक एट 10 लाख। कंपनी इसे 10 लाख पर दिखाना चाहती है, मतलब कॉस्ट पर दिखाना चाहती है। द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज 11 लाख एंड कमीशन एट 10% ऑन सेल इज पेबल टू द एजेंट। अगर हम कहें एक्सपेक्टेड सेल प्राइस है 11 लाख, उस पर 10% कमीशन चला जाएगा, तो 9.9 लाख जो है वो इसका NRV बचा। अब कहते हैं एडवाइस व्हाट इज द करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक टू बी डिस्क्लोज ऑन 31 मार्च 2015। तो बेटा आप सबको पता है इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट है यहाँ पर 10 लाख, NRV है 9.9 लाख, तो लोअर कौन सा है? 9.9 लाख। तो आपको ये इस तरीके से बताना पड़ेगा। आंसर कैसे लिखोगे? एज पर AS2 इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। फिर आप बता दोगे NRV कैलकुलेट कैसे होगा। आप बताओगे एक्सपेक्टेड सेलिंग वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस, तो 9,90,000। फिर कॉस्ट बताओगे कितना है? 10 लाख। फिर आप बताओगे वैल्यूएशन विल बी एट लोअर, यानी 9,90,000। फिर अपना आप कमेंट बता दोगे कि सिंस NRV is lower than cost of ₹10 lakh, so company cannot disclose stock at cost. It has to show the stock at ₹9,90,000. ठीक है, तो this will be your answer. अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली ही आया हुआ है। 2022 में आया था शायद, 22 में या 21 में, ध्यान नहीं है मेरे को, 22 में आया है शायद। SM Enterprise is a leading distributor of petrol. A detailed inventory of petrol in hand is taken when the books are closed at the end of each month. मतलब हर महीने के एंड में इन्वेंट्री की वैल्यू की जाती है। For the end of month जून 2021 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल। कहते हैं जून महीने का सेल है 30,40,000, जनरल ओवरहेड कॉस्ट है 4 लाख। फिर कहते हैं इन्वेंट्री एट बिगनिंग है 10,000 लीटर एट 92 पर लीटर। परचेज किया 1 जून 2021 को 20,000 लीटर 90 के हिसाब से और 10,000 लीटर 95 के हिसाब से।
फिर कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री है 13,000 लीटर। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग बाई फीफो मेथड एज पर AS2। अब फीफो मेथड के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है किस किस चीज को, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 30th जून, अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर जून 2021 और प्रॉफिट लॉस फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। तो फीफो मेथड के हिसाब से पहले तो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालना है। तो बेटा आपको पता है फीफो मेथड में क्या होता है, जो पहले आया वो पहले चला गया, इसका मतलब बचा हुआ होगा वो होगा आउट ऑफ लेटेस्ट परचेज। अब लेटेस्ट परचेज आपने कौन सा किया था, 10,000 लीटर आपने परचेज किया था 95 के हिसाब से। अब इन्वेंट्री देख लो कितना बचा हुआ है 13,000। तो बेटा 13,000 में से 10,000 तो ये 10,000 ही बचा हुआ होगा, तो इसका मतलब 10,000 इंटू 95 तो 9,50,000 तो आपका ये वाला ही बचा हुआ होगा। फिर बाकी जो 3,000 बचा वो उससे पहले जो परचेज किया होगा उसमें से बचा होगा। तो उससे पहले परचेज किया था जून 1 को 20,000, कितने के हिसाब से, 90 के हिसाब से। तो 90,000 के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2,70,000। तो आपका जो इन्वेंट्री का मतलब जो कॉस्ट होगा या वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 950 प्लस 2,70,000। तो ये देख लीजिए 3,000 आउट ऑफ परचेज ऑन 1 जून 90 और 10,000 परचेज ऑन 30 जून 95, 30 जून एट ₹95। तो 270 950 12,20,000 आपके कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हो गया 30 जून को। ठीक है जी। अच्छा जी, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। अब आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो देख लीजिए बेटा, ओपनिंग स्टॉक कितना है 10,000 लीटर इंटू 92, तो 9,20,000 का ओपनिंग स्टॉक है। परचेज कितना है 20,000 इंटू 90 और 10,000 इंटू 95, ये आपका टोटल परचेज हो जाएगा। और क्लोजिंग इन्वेंट्री अभी आपने निकाली है 12,20,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देख लीजिए, ओपनिंग इन्वेंट्री उसके बाद परचेज और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपका टोटल 24,50,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा जी, फिर उसके बाद प्रॉफिट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पहले सेल जून महीने की, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 24,50,000, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर जो जनरल ओवरहेड कॉस्ट दे रखा है वो माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जून निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब सवाल उठता है सर यहाँ पर तो फीफो मेथड से पूछा, अगर मान लो वेटेड एवरेज से पूछ लेता तो क्या होता, तो बेटा इन्वेंट्री की वैल्यू वेटेड एवरेज से निकाल लेते। तो वेटेड एवरेज से जानते हो कैसे निकलता, आप पहले ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालते, कैसे, आप इस तरीके से निकालते। मैं ये बता रहा हूं, संभावना बता रहा हूं, क्योंकि अभी आया था फीफो से, हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन आए तो आपका वेटेड एवरेज से पूछ ले। तो किस तरीके से, पहले आप कहोगे ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू, तो 92 के हिसाब से कितना 9,20,000, फिर आपने जो परचेज किया 20,000 90 के हिसाब से, फिर वो लिखोगे, तो ये कितना हो गया 18 लाख। फिर आपने 10,000 जो परचेज किया 95 के हिसाब से, वो ले लो, तो ये कितना हो गया 9,50,000। फिर हम देखेंगे टोटल कॉस्ट कितना हुआ, तो टोटल कॉस्ट देख लो 9,20,000 प्लस 18 लाख प्लस 9,50,000, तो ये टोटल हो गया 36,70,000। और टोटल कितना लीटर पेट्रोल आपके पास था, टोटल था 40,000 लीटर। तो हम इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे, तो 36,70,000 डिवाइडेड बाई 40,000, तो ये हुआ 91.75 पर लीटर, ये हुआ वेटेड एवरेज कॉस्ट पर लीटर। अब इसमें इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे निकालोगे, कि जो आपके पास 13,000 लीटर बचा हुआ है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका इन्वेंट्री का कॉस्ट आ जाएगा और वो आएगा 11,92,750, ये आपकी इन्वेंट्री का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है जी, ये वेटेड एवरेज के हिसाब से आया। अब वेटेड एवरेज के हिसाब से इस तरीके से निकालने के बाद फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछेगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बस आपको ओपनिंग इन्वेंट्री तो सेम लेना है, परचेज भी आपको सेम लेना है, बस क्लोजिंग इन्वेंट्री आप 12,20 की जगह क्या ले लोगे 11,92,750, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाएगा, जो भी आएगा। जैसे मैं कहता हूँ क्या आएगा 9,20,000 प्लस 27,50,000 माइनस 11,92,750, तो ये आपका 24,77,250, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा बेटा प्रॉफिट भी आ जाएगा, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाओगे जीपी बचेगा, जीपी में से जनरल ओवरहेड कॉस्ट घटाओगे प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों मेथड से आपको बता दिया। एग्जाम में फीफो से पूछा था, आपसे वेटेड एवरेज मेथड से भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। In a production process, normal waste is 5% of input.
5,000 metric ton of input were put in process resulting in wastage of 300 metric ton। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, 5,000 मेट्रिक टन आपने इनपुट डाला, 5% उसका क्या होता है? नॉर्मल लॉस। इसका मतलब 250 आपका नॉर्मल लॉस होता है, लेकिन एक्चुअल में जो वेस्टेज हुआ वो हुआ 300 मेट्रिक टन। तो बेटा आपका 300 मेट्रिक टन एक्चुअल में नुकसान हुआ, जबकि हम नॉर्मली सोच रहे थे कितना होगा 250। तो 50 मेट्रिक टन जो है वो आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया, और एबनॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाती है। अब आपसे कहता है कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ इनपुट इज 1000। ठीक है, द एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन स्टॉक एट द ईयर एंड स्टेड विद रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंटरीज इन दिस केस एंड ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। यानी इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आएगी? तो इन्वेंट्री की वैल्यू पहले तो देखो बेटा 5000 मेट्रिक टन था, उसमें से पहले नॉर्मल लॉस माइनस करो 250। तो एक्चुअल में जो वैल्यू बचनी चाहिए थी वो कितनी बचनी चाहिए थी? 4750। लेकिन एक्चुअल में जो लॉस हुआ वो कितना हुआ? 300। तो 50 आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो आपके पास जो इन्वेंट्री बचा हुआ होगा वो कितना होगा? 4700 होगा। ठीक है, अब कॉस्ट पर मेट्रिक टन कैसे निकालोगे? 5000 इंटू 1000, लेकिन अब डिवाइड कितने से करोगे? क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस से, यानी 4750 से आप डिवाइड करोगे तो आपका ये कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, यानी कॉस्ट पर मेट्रिक टन। तो कितना होगा? 5000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 4750। तो ये हो गया बेटा 1052.63157894। ये मैंने पूरा ले लिया, आप सीधा 63 लेकर भी छोड़ सकते हो। ठीक है ना। अब इसको अगर मैं 4700 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होगा 49,47,368। ये तो आपका हो गया कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, अच्छा जी। और अगर मैं इसी वैल्यू को इस प्राइस पर यूनिट को एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट से यानी 50 से मल्टीप्लाई करूं तो 52,631, ये आपका कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। यही दो चीजें आपसे पूछी गई हैं, ठीक है ना। तो ये दो चीजें आपसे पूछी गई हैं, देख लीजिए। टोटल कॉस्ट है 50 लाख, नॉर्मल लॉस है 250, कॉस्ट पर मेट्रिक टन इतना आ जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री देखो 4700, मतलब एबनॉर्मल लॉस माइनस करके, और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस ये 250 नहीं है, ये 50 है। तो 50 इंटू 10252.6215 जो भी आएगा, तो 52,532। ये 62 नहीं है, 63 है यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो, सानिया फार्मा ऑर्डर्ड 12,000 kg of certain material at ₹80 per unit. The purchase price include excise duty 6 per kg in respect of which Sanvent credit of ₹4 is admissible. ठीक है जी। तो बेटा 80 में से 4 आप माइनस कर दीजिए, क्या चीज का? जो सैनवेंट क्रेडिट जिसका मतलब एक्साइज ड्यूटी का अवेलेबल है। तो आपका जो कॉस्ट होगा एक्चुअल में वो 76 होगा। ठीक है ना। Freight incurred 77,400. Normal transit loss is 3%. The company actually received 11,600 kg and consumed 10,100 kg of material. Compute cost of inventory under AS2 and abnormal loss. तो पहले तो जरा देखो, 12,000 आपको रिसीव करने वाले थे, 3% नॉर्मल लॉस है तो वो पहले हटा दो। तो आपको जो एक्चुअल में मिलने वाला था वो 11,640 kg मिलने वाला था। एक्चुअल में मिला कितना? 11,600। ठीक है जी। तो 40 kg आपका क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस। अब जो 11,600 kg मिला उसमें से 10,100 kg आपने कंज्यूम कर लिया, तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल बचा वो 1,500 kg बचा। अब आपसे एक तो ये 40 kg एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट पूछी है और ये 1,500 kg मटेरियल कॉस्ट पूछी गई है आपसे। मैं आपको जो कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन है वो भी निकाल कर दिखा दूंगा कैसे निकलेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट जो नॉर्मल वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी, नॉर्मल मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। और नॉर्मल मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे? परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग रिफंडेबल एक्साइज ड्यूटी। तो 12,000 इंटू 76 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका परचेज प्राइस आएगा, उसमें फ्रेट ऐड कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट को 11,640 से डिवाइड करोगे, क्यों? नॉर्मल लॉस माइनस करके।
आपने खरीदा 12,000, लेकिन उसमें से नॉर्मल लॉस माइनस कर दो, तो 11,640 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो आपका ये आ जाएगा 9,12,000 प्लस 77,400, फिर ये आएगा 989,400। इसको डिवाइड करना है 11,640 से, तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 85। अब आपका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल पूछा है आपसे, यानी एबनॉर्मल लॉस, पहले 40 को 85 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। फिर 1500 को 85 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्टॉक आ जाएगा। अगर मुझे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी निकालनी हो, तो बेटा 10,100 जो यूज कर लिया उसको 85 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक तो हमने ये कैलकुलेशन कर लिया यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट। फिर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 11,685 के हिसाब से इतना हो गया। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस 40 kg इंटू 85 के हिसाब से ये आ गया, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्टॉक 1585 के हिसाब से ये आ गया, ठीक है ना। टोटल आपका 989,400, ये आपका क्वेश्चन बन गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है, तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको आप खुद कर लेना, ठीक है। देख लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो मुझे दोबारा एक ही चीज को बताने की जरूरत नहीं है। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर मेहुल गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relating to items forming part of inventory on 31st March 2015. His factory produced product X using raw material A. 600 unit of raw material A purchased at rupees 120. Replacement cost of material on 31st March 2015 is 90. अच्छा जी, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर आपको ध्यान हो, कि जब हम मटेरियल की वैल्यू करते हैं तो नॉर्मली कॉस्ट पर करते हैं, यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखते ही नहीं है। लेकिन जिस फिनिश प्रोडक्ट में ये मटेरियल लगने वाला है, अगर वो फिनिश प्रोडक्ट अपनी कॉस्ट से कम पर बिकने वाला है, तब हम रॉ मटेरियल की वैल्यू करते हैं कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर पर। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा फिनिश प्रोडक्ट किस वैल्यू पर बिक रहा है। अब यहां पर देखिए, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स, यानी जो फिनिश प्रोडक्ट है वो 300 पर यूनिट पर बिक रहा है, और उसकी कॉस्ट कितनी है, एक बार कॉस्ट देख लेते हैं। कॉस्ट है 320 रुपए, देख लो, कॉस्ट है 320 और सेलिंग प्राइस है 300, इसका मतलब कॉस्ट से कम पर बिकने वाला है, तो रॉ मटेरियल वैल्यू होगा 90 पर, रॉ मटेरियल वैल्यू होगा 90 पर, ठीक है ना। रिप्लेसमेंट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर पर, तो 600 यूनिट 90 पर वैल्यू हो जाएंगे। फिर 500 यूनिट ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स एंड कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 260 पर यूनिट। The unit can be finished next year by incurring additional cost of ₹60 per unit. समझे? तो ये हमारे पास WIP का स्टॉक रखा हुआ है। अब WIP का स्टॉक वैल्यू होता है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। WIP की NRV कैसे निकालते हो? जो फिनिश प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है पहले उसको लो, उसमें से कोई एक्सपेक्टेड सेलिंग वैल्यू है वो माइनस कर दो, एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस वो माइनस कर दो, जो इस क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन पता है हमको 60, तो वो माइनस कर दो। तो 320 में से 60 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? तो बेटा कॉस्ट भी कितना बचेगा? 260 ही बचेगा। कॉस्ट भी कितना बचेगा? 260 ही बचेगा। एक मिनट, सॉरी, एक्सपेक्टेड सेलिंग वैल्यू 300 रुपए है, एक्सपेक्टेड सेलिंग वैल्यू 300 रुपए है, फिर एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस करना है 60, तो इसकी एनआरवी कितना आया? 240 आया बेटा, और कॉस्ट कितना है? 260, तो बेटा 240 पर वैल्यू होगा, तो 500 यूनिट 240 पर वैल्यू होगा, ठीक है जी, 500 यूनिट 240 पर वैल्यू होगा। पार्टली फिनिश गुड्स यानी WIP की एनआरवी निकालते हैं एक्सपेक्टेड सेलिंग वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, तो एक्सपेक्टेड सेलिंग वैल्यू है 300, ठीक है ना, और एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस है नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन दे रखा है 60, तो आप 300 में से 60 माइनस करोगे तो 240 पार्टली फिनिश गुड्स यानी WIP का NRV आ गया, और कॉस्ट है उसका 260, तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर 240 पर वैल्यू होगा। अच्छा, इसका 1500 फिनिश प्रोडक्ट के यूनिट है 320 के हिसाब से, यानी और सेलिंग प्राइस है 300 रुपए, तो इसका वैल्यूएशन होगा बेटा 300 पर, दोनों में से जो कम होगा, तो ये हमारा वैल्यूएशन हो गया। देखिए, तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ ऑल टाइप ऑफ मटेरियल, तो पहले फिनिश प्रोडक्ट,
कॉस्ट 300 है, एनआरवी 300 है, तो बेटा 300 पर वैल्यू होगा। वर्क इन प्रोग्रेस 260, तो 260 माइनस, ये बेटा गलत हो गया यहाँ, 300 में से 60, तो 240 पर वैल्यू होगा बेटा, 240 पर वैल्यू होगा, ठीक है। तो 500 इंटू 240, ये 1,20,000 होगा। इन्होंने कॉस्ट में से 60 माइनस कर दिया, ठीक है जी। जो सेलिंग प्राइस है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, उसमें से 60 माइनस होगा एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, तो 240 आएगा, तो 240 पर। और ये कॉस्ट है 120, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 90, तो 90 पर वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ये अपने एनआरवी पर वैल्यू हो रहा है, तो ये हो जाएगा, तो 54,000। ये आपको तीनों तरीके के स्टॉक आ गए। बोलो बच्चों, ठीक है ना यहां तक? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। वेलवेयर लिमिटेड इज ए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलिस्टर एंड नाइलॉन। यानी पी एक फिनिश प्रोडक्ट है और नाइलॉन, अच्छा, दो फिनिश प्रोडक्ट हैं, हाँ जी, दो फिनिश प्रोडक्ट हैं, पॉलिस्टर एंड नाइलॉन। While manufacturing of the main product, a byproduct F is also produced. अच्छा जी, मतलब एक कॉमन प्रोसेस से दो प्रोडक्ट निकल आए, एक P और एक N, और एक फिनिश प्रोडक्ट मतलब बाई प्रोडक्ट भी निकल आया F, फाइबर जिसका नाम है। डिटेल ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर एज अंडर। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ 30,000 यूनिट 3,50,000, वेजेस 160, फिक्स्ड ओवरहेड 120, वेरिएबल ओवरहेड 160। आउटपुट पॉलिस्टर का है 12,500, नाइलॉन का है 10,000 और फाइबर का है 3,200। क्लोजिंग इन्वेंट्री पॉलिस्टर का है 1,600, नाइलॉन का है 400, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन कहता है एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ पॉलिस्टर एंड नाइलॉन इज 100 and 760 per unit respectively. By product fiber is sold 40 per unit. There is a profit of 8,000 on sale of byproduct after incurring separate processing expenses of 10,000 and packing charges of 9,000. 5,000 was realized from sale of scrap. On the basis of the above information, you are required to compute the value of closing stock of polyester and nylon. अब आपको इसके ये ज्वाइंट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। पहले काम आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको नेट ज्वाइंट कॉस्ट निकालना पड़ेगा। नेट ज्वाइंट कॉस्ट कैसे निकालते हैं? जो भी आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है उसमें से फिनिश प्रोडक्ट का रिलाइजेबल वैल्यू माइनस करना, सॉरी, जो बाई प्रोडक्ट है उसका रिलाइजेबल वैल्यू माइनस करना है, और जो स्क्रैप है उसकी रिलाइजेबल वैल्यू माइनस करनी है। जो नेट ज्वाइंट कॉस्ट बचेगा उसके बाद में आप स्टेप नंबर 2 में, यानी पहला स्टेप है नेट ज्वाइंट कॉस्ट निकालना, दूसरा स्टेप है आप सेल वैल्यू ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट निकाल लो एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो आपको यूनिट दे रखे हैं और सेल वैल्यू पर यूनिट दे रखा है, तो टोटल यूनिट निकाल लीजिए, टोटल सेल वैल्यू निकाल लीजिए। उस सेल वैल्यू के रेशो में जो नेट ज्वाइंट कॉस्ट आया था उसको बांट दीजिए, समझे? फिर आप टोटल यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल लीजिए, और कॉस्ट पर यूनिट को यूनिट इन इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगा। तो आइए मैं यहां पर जरा कैलकुलेट करके दिखाता हूं। ये देखो, सबसे पहले रॉ मटेरियल 3.5 लाख, वेजेस इतना, फिक्स्ड ओवरहेड इतना, वेरिएबल ओवरहेड इतना। फिर रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट 32,000 इंटू 40 में बेचा और 10,000 उस पर खर्चा हुआ, फिर 9,000 खर्चा हुआ, यानी ये दोनों मतलब जो प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस और पैकिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो इसका जो रिलाइजेबल वैल्यू है वो है 1,09,000, और रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप है 5,000, तो नेट ज्वाइंट कॉस्ट आ गया 576। ये मेरा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप होगा ज्वाइंट प्रोडक्ट का सेल वैल्यू निकालना। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट का सेल वैल्यू देखो, 12,500 आपने पी यानी पॉलिस्टर के बनाए, और 10,000 यूनिट आपने किसके बनाए? नाइलॉन के। अच्छा, यहां पर ये बेटा थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया, ये 60 है, ओके, ये 60 पर यूनिट है बेटा, ये 760 गलती से हो गया, ये 60 पर यूनिट है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये 10,000 इंटू 60, तो 1250 और 60, तो रेशियो हो गया 125:60। अब एलोकेशन ऑफ नेट ज्वाइंट कॉस्ट ओवर ज्वाइंट प्रोडक्ट, तो सेल के रेशियो में 576 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 185, ये हो जाएगा 389 189। उसके बाद देखिए 576 इंटू 60 बाई 185, तो ये हो गया 186,811। अब कॉस्ट पर यूनिट, अब कॉस्ट पर यूनिट कैसे आया? तो बेटा जितने नंबर ऑफ यूनिट से उससे डिवाइड करना है, तो इसके नंबर ऑफ यूनिट थे 12,500 और इसके नंबर ऑफ यूनिट थे 10,000, तो आपने उससे मल्टीपल डिवाइड किया है, इनको आपने उससे डिवाइड किया है, इसको डिवाइड किया है 12,500 से,
और इसको डिवाइड किया है आपने 10,000 से, ठीक है। तो ये आ गया इनका कॉस्ट पर यूनिट। और अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ पी, ये यहां नहीं लिखना था, वो कॉपी पेस्ट किया तो ये भी यहीं आ गया। तो कॉस्ट ऑफ पी देखो 1600 यूनिट, इसके 400 थे, तो कॉस्ट पर यूनिट से करोगे तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ गया। अच्छा, बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन ये है, ये बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद कर लेना, ठीक है जी। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, उसका भी सॉल्यूशन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट ऑफ XYZ लिमिटेड amounted to rupees 956,700. 350 shirt which had a cost of rupees 380 each and normally sold for 750 each are included in this amount of 956,700. ठीक है जी, यानी 350 शर्ट जिसकी कॉस्ट थी 380 और जिसको नॉर्मली हम 750 यूनिट में बेच रहे थे, 750 पर शर्ट के हिसाब से बेचते हैं, वो इस 956,700 में इंक्लूड है। Owing to a defect in manufacture, they were all sold after the balance sheet date at 50% of their normal price. अच्छा जी, selling expenses amounted to rupees 5% of the proceed. What should be the closing inventory value? तो मतलब ये है, आपको ये जो 956 है ना, इसके अंदर आपके पास एक एबनॉर्मल इन्वेंट्री था। एबनॉर्मल मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया था उसमें, तो वो इन्वेंट्री इसके अंदर मौजूद है। तो आपको उस इन्वेंट्री की कॉस्ट यहां से माइनस करना पड़ेगी और उसको जिस वैल्यू पर वैल्यू करेंगे वो इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तो आपकी सही वैल्यू निकल कर आएगी। मतलब ये, पहले देखो मैं क्या करता हूं, स्टेटमेंट शोइंग करेक्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक। करेक्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक अब कैसे होगा, ध्यान से देखना। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो आपको गिवन है, वो गिवन है 956,700, ये गिवन है। अब इसमें से जो एबनॉर्मल इन्वेंट्री है ना, उसकी कॉस्ट माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल इन्वेंट्री। और 350 शर्ट जिसका कॉस्ट था 380, वो आप यहां से माइनस कर दो। यही था ना भाई, 350 शर्ट जिसकी कॉस्ट थी 380 ईच, उसको यहां से माइनस कर दो, क्योंकि ये एबनॉर्मल है तो इसको माइनस कर दो जो इसके अंदर इंक्लूड है। 350 इंटू 380, ये हो गया 1,33,000, ये यहां से माइनस कर दो। अब इस 1,33,000 की कॉस्ट की इन्वेंट्री को जिस वैल्यू पर आपने वैल्यू किया वो इसमें ऐड कर लो, तो यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल इन्वेंट्री। मतलब इसकी वैल्यू 1,33,000 नहीं होगी, क्योंकि ये अपनी कॉस्ट से कम पर बिकने वाला है, तो इसकी वैल्यू जिस वैल्यू पर होगी वो वैल्यू यहां पर ऐड कर देंगे। तो एबनॉर्मल इन्वेंट्री वो हम यहां पर अभी एक वर्किंग नोट बनाकर कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद ये जो आएगा यही होगा हमारा वैल्यू ऑफ, करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अब ये इसकी वैल्यू कैसे करना है, एबनॉर्मल इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे होगी, जरा देख लो, एक वर्किंग नोट बनाकर कर लेते हैं। देखो बेटा, नॉर्मल सेल प्राइस कहते हैं 750, फिर कहते हैं उसका 50% पर ये बिकेगा। सेल वैल्यू, एक्चुअल सेल वैल्यू 750 इंटू 50%, यानी 375 पर शर्ट, इतने पर बिकेगा। और इतने पर बेचने पर बच्चों 5% का सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस एट द रेट 5%, तो 375 का 5%, 18.75 का सेलिंग एक्सपेंसेस, तो जो इसकी एनआरवी है वो कितनी हो जाएगी, 375।
356.25, जबकि कॉस्ट आपको पता ही है कितनी है 380, तो लोअर पर वैल्यू होगा, वैल्यू एट लोअर, तो लोअर मतलब 356.25 पर वैल्यू होगा। तो टोटल वैल्यू देखो 350 शर्ट थी, तो 350 शर्ट्स एट रुपीज 356.25, तो बताना कितने पर वैल्यू होगा ये वैल्यू होगा 124,688 या 87, जो भी ले लो, 688 ले लो, ऐसा करो, 124,688 वैल्यू होगा। तो बेटा जो हमने 1,33,000 पर वैल्यू कर रखा था, हमें क्या करना है, वो 1,33,000 माइनस करके और जो इसकी वैल्यू आपने एक्चुअल में हुई होगी वो ऐड कर देना है। तो 124,688 ये इसमें ऐड कर दो, तो आपकी अब सही वैल्यू निकल आएगी 956,700 माइनस 1,33,000 प्लस 1,24,688, ये हो जाएगा 9,48,388, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 948,387, इसमें 1 रुपए का फर्क आ गया, कोई नहीं। अच्छा, इन्होंने जो है जितना घाटा हो रहा था बस वो माइनस कर दिया, मैंने क्या करा, पहले जो पुरानी वैल्यू घटाकर नई वैल्यू ऐड कर दी, तो मेरा आंसर भी और इनके आंसर में कोई फर्क नहीं है, आपको जैसे करना है वैसे कर लेना। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अच्छा, ये बेटा वही मटेरियल वाला क्वेश्चन है कि मतलब जिस फिनिश प्रोडक्ट में मटेरियल लगने वाला है वो अपनी कॉस्ट से कम पर बिकने वाला है। ठीक है, तो इसमें मटेरियल वैल्यू होगा कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो इस क्वेश्चन को अपने आप कर लेना। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये रिटेल मेथड का क्वेश्चन है, रिटेल मेथड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है जी, अब देखो, सूरज स्टोर इज ए डिपार्टमेंटल स्टोर which sell goods on retail basis. It makes a gross profit of 20% on net selling price. ठीक है, the following figure for the year ended are available. ओपनिंग इन्वेंट्री इतना, परचेज इतना, परचेज रिटर्न इतना, फ्रेट इनवर्ड इतना, ग्रॉस सेल इतना, सेल रिटर्न इतना, कैरिज आउटवर्ड इतना। कंप्यूट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन क्लोजिंग डेट। ठीक है, ऑन क्लोजिंग डेट। अब पहला काम आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो आप कॉस्ट ऑफ नेट सेल निकाल लो, कॉस्ट ऑफ नेट सेल। और कॉस्ट ऑफ नेट सेल कैसे निकालोगे, यानी पहला काम होगा आपका कॉस्ट ऑफ नेट सेल निकालना। देखो सबसे पहले लिखोगे सेल, और सेल है 4.5 लाख, ये देखो, इसमें से माइनस करो सेल रिटर्न, सेल रिटर्न है 11,250, ये जो आएगा ना दिस विल बी नेट सेल्स। तो नेट सेल कितना होगा, 4,50,000 माइनस 11,250, 438,750। अब इसमें से आप जीपी माइनस कर दो, ये ऊपर 20% का जीपी दे रखा है, तो जीपी एट द रेट 20%, तो इसका 20%, ये हो गया 87,750, और ये जो निकल कर आएगा दिस विल बी कॉस्ट ऑफ नेट सेल, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हो इसको। तो 438,750 ये हो जाएगा 3,51,000, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकालते हो, इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपका इन्वेंट्री आ जाएगा। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है देख लो एक बार, ओपनिंग स्टॉक है 50,000, यहां लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक 50,000। परचेज, और परचेज मतलब नेट परचेज लेना है, परचेज नेट, नेट का मतलब होता है परचेज रिटर्न माइनस करके, तो 360 में से 10,000 का परचेज रिटर्न माइनस कर दो, तो 350 होगा, 350 का परचेज होगा। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखो क्या है,
फ्रेट इनवर्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप ऐड कर लो इसमें। फ्रेट इनवर्ट कितना है 10,000, और इसमें से अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ नेट सेल जो आपने उस पर निकाला वो माइनस कर लो, 351,000। ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ये माइनस कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो 50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 10,000 माइनस 3,51,000, ये हो गया 59,000। दिस इज योर बेटा क्लोजिंग स्टॉक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा। तो 59,000 का ये आ गया। आप इसका आंसर देखो, इन्होंने थोड़ा सा जिस पता नहीं जैसे भी तरीके से निकाला हो, ये देख लो 59,000 ही आएगा आंसर। ठीक है, अच्छा जी, ये बेटा थ्योरी का क्वेश्चन है, अपने आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। A Limited is engaged in manufacturing of chemical Y for which raw material X is required। ठीक है, तो फिनिश प्रोडक्ट है Y और रॉ मटेरियल है X। द कंपनी प्रोवाइड यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। रॉ मटेरियल X, कॉस्ट है 400, फ्रेट इनवर्ड है 40, इसका मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया 440 और रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 320। फिर केमिकल वाई, मटेरियल कंज्यूम देखो 440, डायरेक्ट लेबर 120, वेरिएबल ओवरहेड है 80, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 440 और 120 और 80, तो टोटल वेरिएबल हो गया 440 प्लस 120 प्लस 80, ये हो गया 640। अब इसमें अगर फिक्स्ड वेरिएबल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड गिवन है पर यूनिट, वो ऐड कर देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। अभी देखते हैं क्या आएगा। ये देखो क्या दे रखा है, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द ईयर वाज 4 लाख ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 25,000 यूनिट। तो बेटा 4 लाख को आप 25,000 से डिवाइड कर दो, तो वेरिएबल कॉस्ट पर वो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट जो आएगा वो 16 रुपए आएगा। तो अगर मैं इसमें 16 रुपए और ऐड कर दूं फिक्स्ड ओवरहेड का, तो 656 ये आपका फिनिश प्रोडक्ट का कॉस्ट आएगा, फिनिश प्रोडक्ट का कॉस्ट आएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। आगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल एक्स था 1000 और केमिकल वाई का था 2400। अब आपसे क्वेश्चन कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक्स एंड केमिकल वाई अकॉर्डिंग टू AS2 व्हेन नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ केमिकल वाई इज 600 पर यूनिट। लो जी, NRV 600 है और कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 656, तो मतलब फिनिश प्रोडक्ट अपनी कॉस्ट से कम पर बिकने वाला है, तो फिनिश प्रोडक्ट तो 600 पर वैल्यू होगा, यानी कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। और आपको पता है कि अगर फिनिश प्रोडक्ट NRV पर वैल्यू होता है तो रॉ मटेरियल वैल्यू होगा कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो 440 और 320 विच एवर इज लोअर, तो 320 पर वैल्यू होगा फिर वो। समझे? तो आपका जो स्टॉक है देखो तो किस तरीके से वैल्यू होगा, जो मटेरियल है वो 320 पर वैल्यू होगा और जो 2400 के यूनिट है ये 600 पर वैल्यू होंगे। तो यहां पर देखिए NRV of chemical Y is 600 while which is less than its cost 656 per unit. Hence raw material is to be valued at replacement cost and finished goods are to be valued at NRV since NRV is less than cost. अब यहाँ पर ये इन्वेंट्री का वैल्यू दे रखा है 1320 के हिसाब से, फिनिश गुड 600 के हिसाब से। अच्छा, अब यहाँ पर वर्किंग नोट दे रखा है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इतना है और केमिकल वाई का कॉस्ट इतना आया है 356। अच्छा, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल ये वाला, इसमें देख लेना आप अपने आप। ठीक है, इसमें दो केसेस बोले हैं कि एक में मटेरियल कॉस्ट मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट कॉस्ट से ज्यादा पर बिकने वाला है और एक में फिनिश प्रोडक्ट कॉस्ट से कम पर बिकने वाला है। अगर फिनिश प्रोडक्ट कॉस्ट से ज्यादा पर बिकने वाला है तो फिनिश प्रोडक्ट भी अपनी कॉस्ट पर वैल्यू होगा और रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पर वैल्यू होगा, और फिनिश प्रोडक्ट अपनी कॉस्ट से कम पर बिकने वाला है तो फिनिश प्रोडक्ट आपका NRV पर वैल्यू होगा, तो जो रॉ मटेरियल है वो भी रिप्लेसमेंट वैल्यू पर वैल्यू होगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, इसको देख लेना अपने आप। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, Joy Limited purchased 20,000 kilogram of raw material as 20 per kilogram during the year 2020-21. They have furnished you with the following further information for the year ended 31 March 2021.
फिनिश गुड्स 2000 1 लाख के हिसाब से, रॉ मटेरियल 2200 44,000, डायरेक्ट लेबर 3,06,000, फिक्स्ड ओवरहेड 3 लाख, सेल्स 11,20,000 20,000 यूनिट का। तो सेल प्राइस पर यूनिट कितना हो गया देखो एक बार, 11,20,000 डिवाइडेड बाई 20,000, तो 56 रुपए आपका सेल प्राइस पर यूनिट हो गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री में कहता है फिनिश गुड 2400 है, रॉ मटेरियल 1800 है। The plant has a capacity to produce 30,000 unit of finished product per annum. However, the actual production of finished goods during the year 2020-21 was 20,400 unit. Due to fall in the market demand, the price of finished goods in which raw material has been utilized is expected to be sold at 40 per unit. यानी सेलिंग प्राइस जो है वो 40 रुपए पर यूनिट हो गया। द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 19 पर किलोग्राम। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2021 एज पर AS2। पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के बाद उसको इस सेल प्राइस से कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर सेल प्राइस आपकी कॉस्ट से कम है तो फिर तो 40 रुपए पर आप मटेरियल को वैल्यू करोगे और मतलब फिनिश गुड्स को वैल्यू करोगे 40 रुपए पर, क्योंकि ये NRV है और कॉस्ट से कम है। और उस केस में फिर रॉ मटेरियल आपका रिप्लेसमेंट वैल्यू पर वैल्यू होगा, क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट है 20 रुपए और रिप्लेसमेंट वैल्यू कितनी है 19 रुपए, तो दोनों में से जो लोअर है उस पर वैल्यू हो जाएगा। तो पहले तो कॉस्ट पर यूनिट देखो, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपए है। डायरेक्ट लेबर का देख लो, 3,06,000 और 20,400 यूनिट पर खर्चा हुआ तो 15 रुपए। फिक्स्ड ओवरहेड देख लो, 3 लाख डिवाइडेड बाई नॉर्मल कैपेसिटी तो 10 रुपए, तो कॉस्ट पर यूनिट देखो 45 हो गया। अब बिकने वाला कितने पर, 40 पर, तो बेटा 40 पर वैल्यू करना पड़ेगा फिर आपको। और जब अगर फिनिश प्रोडक्ट आपका NRV पर वैल्यू हो रहा है तो रॉ मटेरियल फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर वैल्यू होगा, अगर रिप्लेसमेंट वैल्यू कम है तो यहां पर देखिए स्टेटमेंट शोइंग फिनिश गुड्स कॉस्ट 45 NRV 40 विच एवर इज लोअर, तो 2400 इंटू 40। अच्छा, रॉ मटेरियल, since finished product in which such raw material is used is expected to be sold at below cost, raw material will be valued at replacement price, यानी 1900, तो ये आपके मटेरियल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है बेटा, ये हमारे AS2 के क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे वो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है जी, तो चलो बेटा आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए AS के साथ मिलते हैं। पहले उस AS के कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर अगले सेशन में उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, तो बेटा वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।